देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम एलन के टेस्ट सीरीज का डिस्कशन कर रहे थे, है ना। टेस्ट कौन सा मैं बता दे रहा हूँ, तो ये है एलन टेस्ट। एलन का जो टेस्ट सीरीज है वो कौन सा टेस्ट सीरीज है, DLP, जो कि ऑल इंडिया में होता है, उसका टेस्ट नंबर 4 है। ठीक है, टेस्ट नंबर 4। इसमें मैं क्या क्या करा चुका हूँ ये मैं बता देता हूँ। मैंने क्या करा दिया है, मैंने फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर 1 to 15 करा दिया है। ठीक है, उसका मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और मैंने बायो पूरा करा दिया है। ठीक है, तो उसका भी जो सॉल्यूशन है और जो सॉल्यूशन का जो लिंक है ना, बायो मैंने 91 से लेकर के 180 तक करा दिया है। ठीक है, उसका भी मैं लिंक डाल दूँगा। और इसका जो PDF है वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे, है ना। चैनल का नाम है @NEET Academy 77। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा चैनल का लिंक, और ये सारा जो टेस्ट सीरीज़ हुआ है इन सब का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज मैं ट्राई करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के, है ना, अप्रॉक्सीमेट 45 तक का डिस्कशन हो जाए। 1 घंटे का लेक्चर आएगा, 1 घंटे में जितना हो सके उतना मैं करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैनल का नाम देख सकते हैं आप लोग सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, और शेयर भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पहला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, अ कार मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इफ़ ए कार मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ स्पीड, उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए ऑफ द कार सो दे कैन नॉट लीव द सर्कुलर पाथ। मतलब अगर कार सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो वो सर्कुलर पाथ को छोड़ के ना जाए। अब देखो ये जो क्वेश्चन आप लोग कहीं ना कहीं आपके नोट्स में होगा भी, मैं बता देता हूँ कि क्या कहना चाह रहा है। कि एक सर्कुलर ट्रैक पे, ये मान लेते हैं एक सर्कुलर ट्रैक है, इस पे कार घूम रही है, ये हो गया कार। ठीक है, ये हो गया कार, है ना, ये मान लेते हैं कार है भाई, इस पे घूम रही है ना। तो देखो जब ये कार ऐसे टर्न लेगी, जहाँ पे इसका टर्निंग आएगा बेसिकली वहीं पे हम लोग बात करें, सर्कुलर ट्रैक में घूमेगी, है ना। तो क्या होगा कि जब आप सर्कुलर ट्रैक में आप बाइक या साइकिल को टर्न करते हो तो क्या होता है कि बाहर गिरने के चांसेस होते हैं ना, स्किड करने के चांसेस होते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखो जब आप इस पे सर्कुलर ट्रैक पे अपने कार या बाइसाइकिल या साइकिल को घुमाते हो तो क्या लगता है, बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। किसके बराबर होता है वो, mv² r के बराबर होता है। इसको बैलेंस करने के लिए टायर पे, है ना, ये जो टायर है इस सब पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, जो कि इस फोर्स को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा। जब तक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर रहेगा तब तक ये कार क्या होगा, बाहर की तरफ स्किड नहीं करेगा, है ना, घूमता रहेगा। तो हमें क्या चाहिए कि वो मैक्सिमम स्पीड, ये वाला v है ना, मैक्सिमम v कितना होना चाहिए ताकि ये कार जो है बाहर स्किड ना करे, मतलब बाहर फिसल के बाहर नहीं जाए। ठीक है, तो हम बेसिकली इसमें क्या करेंगे, इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक रफ पेज ले लेता हूँ, 1 सेकेंड, देखिए यहीं पे मैं कर देता हूँ। चलिए क्या है कि मैं देखो क्या कर लिख रहा हूँ कि जो फ्रिक्शन फोर्स है F जो है ना, ये क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू ग्रेटर या इक्वल देन, मिनिमम इक्वल देन किसके बराबर होना चाहिए, mv²/r के बराबर होना चाहिए। अब ये फ्रिक्शन फोर्स आएगा कहाँ से, ठीक है, तो कार का कुछ मास होगा, है ना, उस पर नीचे mg लग रहा होगा, है ना, और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। कहाँ पे लग रहा होगा, चारों टायर पे लग रहा होगा। और यहाँ पे देखो फ्रिक्शन कौन सा आएगा, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, टायर और रोड के बीच में कौन सा फ्रिक्शन रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है ग्रेटर और इक्वल देन किसके बराबर होना चाहिए, mv²/r के बराबर होना चाहिए। स्टैटिक फोर्स की, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी, नॉर्मल इंटू म्यू, नॉर्मल इंटू कितना होगा, म्यू इंटू एस, और नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर है, mg के बराबर।
तो ये कितना होगा एम जी, और ये हो गया म्यू इंटू एस, इसकी वैल्यू कितनी हो चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए किसके बराबर, एम बी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। अब देखो हमें यहाँ भी निकालना है ना, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मास को कैंसिल आउट कर रहा हूँ, ठीक है, आर इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आर जी म्यू इंटू एस ग्रेटर और इक्वल देन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर के बराबर। यहाँ से जो वैल्यू वी आएगा है ना, वी क्या आएगा, लेस और इक्वल देन क्या आएगा, म्यू एस आर इंटू जी का अंडर रूट, ठीक है। तो आप ऑप्शन मैच कर लेना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला, है ना। वी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, म्यू एस इंटू आर इंटू जी, ठीक है, इतना होना चाहिए मिनिमम वैल्यू, या इससे कम रहेगा तो क्या होगा, गाड़ी स्किड बाहर की साइड नहीं होगी, मतलब सर्कुलर ट्रैक में घूमता रहेगा। चलिए 16 नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, 17 नंबर। 17 क्या है, व्हेन ए स्टोन ऑफ द फिक्स्ड मास रोटेट एट द ग्रेटर स्पीड, एक स्टोन को हम लोग घुमा रहे हैं, फिक्स्ड मास रोटेट इन द ग्रेटर स्पीड इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ फिक्स रेडियस। मतलब कि मान लो कि आप क्या कर रहे हो कि एक ये रस्सी है ना, और इसमें क्या किया, एक स्टोन को बांध दिया है ना, और घुमा रहे हो तेज़ से यहाँ पे पकड़ के। आप जब इसको घुमाओगे आप, है ना, तो बोल रहा है व्हेन अ स्टोन ऑफ द फिक्स्ड मास रोटेटेड एट द ग्रेटर स्पीड इन हॉरिजॉन्टल सर्किल ऑफ द फिक्स रेडियस देन ग्रेटर सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। मतलब इसको जितना ज़्यादा स्पीड है ना, ग्रेटर स्पीड, जितना ज़्यादा तेज़ी से घुमाओगे, जितना ज़्यादा इसकी स्पीड बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा यहाँ हाथ पे फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, ठीक है, उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर आप ऐसे भी आप एज्यूम करो कि अगर पत्थर को धागे में बांध के घुमाते हो, है ना, हाथ से, तो आप जितना तेज़ घुमाओगे उतना तेज़ आपको हाथ से क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट तो क्या है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, व्हेन अ स्टोन ऑफ द फिक्स्ड मास when a stone of a fixed mass moving with the fixed speed rotated in horizontal circle of a smaller radius then greater the centripetal force is required। मतलब अगर आप स्टोन को रस्सी में बांध के घुमा रहे हो, है ना, तो बोल रहा है क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर जितना छोटा उसका रेडियस होगा, है ना, स्मॉलर द रेस, जितना छोटा उसका रेडियस होगा उतना ही ग्रेटर सेंट्रीपिटल फोर्स हमें रिक्वायर्ड लगाना पड़ेगा। मतलब देखो, जब आप पत्थर को रस्सी में बांध करके घुमाओगे, है ना, जब आप रस्सी में पत्थर को बांध के घुमाओगे, ठीक है, तो क्या होगा कि आप यहाँ से फोर्स लगाओगे, है ना। हाँ, मान लो कि F जो है हाथ से पकड़ के घुमा रहे हो, तो ये जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो किसके बराबर होगा, एम बी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होगा, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, स्पीड को फिक्स कर दिया, ठीक है, इस वाले स्पीड और मास को फिक्स कर दिया। अब देखो ये जो फोर्स दिख रहा है ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जितना छोटा हमारा रेडियस होगा, स्मॉलर रेडियस यहाँ लिखा है ना, स्मॉलर रेडियस ग्रेटर द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बिल्कुल सही बात है, आर की वैल्यू कम होगी, है ना, तो फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, ज़्यादा। मतलब जितने छोटे धागे के साथ आप पत्थर को बांधोगे उतना ज़्यादा आपको तेज से फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर बड़ा धागे से बांधोगे तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, उतने ही तेज, उतने ही मास को घुमाने के लिए, है ना। तो अब जब भी कभी घुमाना तो बड़े धागे लेकर के उसको घुमाना, है ना, छोटा धागा नहीं। चलो, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट क्या है हमारा, 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हेन ए ऑब्जेक्ट फॉलो सर्कुलर पाथ एट द कांस्टेंट स्पीड देन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बिल्कुल सही बात है। अगर ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कल में घूम रहा है ना, लो सर्कल बना देता हूँ, अगर ये ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है तो अगर ये इसकी वेलोसिटी, ये v वेलोसिटी से घूम रहा है, मान लो कि यहाँ पे वेलोसिटी v है ना, यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी v है, ये v है। अगर इसकी वेलोसिटी नहीं, स्पीड, है ना, ये v क्या है, स्पीड। अगर इसका स्पीड अगर कांस्टेंट है, अगर स्पीड क्या है, कांस्टेंट है ना, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कांस्टेंट स्पीड को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बिल्कुल सही बात है, अगर स्पीड तुमने कांस्टेंट कर दिया तो हम कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मतलब कि अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रहा है ना, तो ऑलवेज जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा, एम बी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर।
तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ऑलवेज, देखो इसमें अभी सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे इधर लगेगा, जब ये वर्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लगेगा, जब ये कहीं यहाँ होगा है ना थर्ड क्वाड्रेंट में तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है या सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोल सकते हो है ना, हमेशा किधर लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा, मतलब कि ये भी स्टेटमेंट सही है। अब देखो क्या है कि इसमें जो एलन का आंसर की है उसमें इस स्टेटमेंट को रॉन्ग माना है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसा मान रहा हूँ कि स्टेटमेंट ए भी सही है और स्टेटमेंट बी भी सही है, बाकी मैं इसको अभी आंसर नहीं बता रहा हूँ, जब बाद में फाइनल की आंसर आएगा तो कुछ अगर करेक्शन होगा तो मैं बता दूंगा। चलिए लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही हैं उसके। चलिए 19 नंबर पे आते हैं। 19 नंबर क्या है, इफ़ ए कार ट्रैवल विथ स्पीड बी नॉट along द फ्रिक्शनलेस banked सर्कुलर ट्रैक ऑफ द रेडियस आर नॉट द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ द बैंकिंग सो दैट द कार डज नॉट स्किड ऑफ। अब देखो फिर से स्किडिंग वाला क्वेश्चन है। जब भी आप सर्कल रोड पे कार को टर्न करते हो है ना, या बाइक को टर्न करते हो, तो जहाँ पे भी टर्निंग होता है अच्छे अच्छे हाईवे पे, ये नॉर्मल हाईवे की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े हाईवे पे क्या होता है कि जहाँ पे भी टर्निंग आता है वहाँ पे रोड को हल्का सा क्या होता है कि सेंटर की तरफ क्या होता है, हल्का सा रोड झुका रहेगा। देखना आप अच्छे से देखोगे तो हल्का सा बाहर की तरफ जो है रोड उठा रहेगा और सेंटर की तरफ हल्का सा झुका रहेगा है ना, एक इंक्लाइन सा सरफेस होता है ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके रोड बना रहेगा, ठीक है ना। ऐसे घूमते जाओगे आप तो हल्का सा क्या होगा कि बाहर की तरफ क्या रहेगा, रोड ऊंचा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो मैं इसको डिराइव नहीं करने जा रहा, ठीक है। एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होता है, tan थीटा बराबर ये जो थीटा रिक्वायर्ड होता है फ्रिक्शन। अब देखो ये जो सरफेस कैसा होना चाहिए, फ्रिक्शन लेस होना चाहिए है ना। तो यहाँ से जो tan थीटा आता है हमारा क्या आता है, tan थीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी है ना। ये थीटा कितना होना चाहिए बैंकिंग के लिए, tan थीटा कितना होना चाहिए, ये वी स्क्वायर अपॉन आर जी के बराबर होना चाहिए। यहाँ से हमें थीटा निकल जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट है ना। वी नॉट लिख लो, वी नॉट इसमें दिया हुआ है ना। तो ये एंगल ऑफ बैंकिंग, ये देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अगर कोई कार होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कार है तो यहाँ पे इधर इस पर नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा है ना, और ये इधर mg sin थीटा लग रहा होगा। इसको जब आप इस फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, mg sin थीटा को फ्रिक्शन फोर्स से बैलेंस करोगे तो तुम्हारा tan थीटा यहाँ पे आ जाएगा। चलिए 20 नंबर पे चलते हैं। 20 नंबर क्या है, अ बॉडी मूविंग वर्टिकल सर्कल। अब देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन आ गया है। अ बॉडी मूविंग वर्टिकल सर्कल ऑफ द रेडियस आर सच दैट स्टार्टिंग इट जस्ट टाउट एट द हाइस्ट पोजीशन। अब इसका मतलब क्या है, टाउट एट द हाइस्ट पोजीशन हाइस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल देन। अब देखो टाउट मतलब कि रस्सी जो है वो कैसी होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए। हाईएस्ट पोजीशन पे भी रस्सी लूज नहीं होना चाहिए। जब भी आप ढेले को बांधोगे रस्सी से और घुमाते हो है ना, तो उस सर्कल को पूरा घुमाने के लिए आपको करना पड़ेगा कि मिनिमम एक स्पीड देनी पड़ेगी। जैसे देखो यहाँ पे अगर मान लो कि एक रस्सी है ना, इसमें मैंने एक ब्लैक कलर का स्टोन बांध दिया है, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ से फोर्स लगाओगे, इस पर यहाँ से फोर्स लगाओगे, तो जब आप यहाँ पे कुछ स्पीड आएगा है ना, तो थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तो यहाँ पे जाके ये फिर वापस आ जाएगा यहीं पे है ना। थोड़ा और फोर्स लगाओगे तो ये पत्थर यहाँ तक जाएगा और ये फिर वापस आ जाएगा। तो आपको बोल रहा है कि मिनिमम हमें कितना स्पीड देना पड़ेगा, मिनिमम कितना स्पीड होना चाहिए। जो रस्सी जो है, ये जो रस्सी है, ये हाईएस्ट पॉइंट मान लेते हैं कि इसका हाईएस्ट पॉइंट ये है, मान के लगे होगा ये एक हाईएस्ट पॉइंट है ना, इस सर्कल में घूम रहा है तो ठीक है। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो रस्सी है वो लूज नहीं होनी चाहिए, मतलब कि ये एक पूरा सर्कल कंप्लीट करके आना चाहिए। तो आपने वर्टिकल सर्कुलर मोशन का जो कंडीशन है ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कब पूरा करेगा इसका कंडीशन आपने पढ़ा होगा। तो मैं याद दिला देता हूँ कि यहाँ पे जो स्पीड होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, √5 इंटू आर इंटू जी। यहाँ पे देखो स्पीड अगर √5 आर जी दोगे ना तो ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। जब देखो यहाँ पे √5 आर जी दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 इंटू आर इंटू जी। और यहाँ पे घट के स्पीड कितनी हो जाती है, √r इंटू जी। फिर जब यहाँ पे रस्सी आएगा तो फिर से √3 इंटू आर इंटू जी, और फिर यहाँ पे √5 आर जी। तो हमें पूछा है कि बताओ भाई हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड कितनी होगी और लोएस्ट पॉइंट पे कितनी होगी, ठीक है। द स्पीड ऑफ द बॉडी एट जस्ट हाईएस्ट पॉइंट इज √r इंटू जी। बिल्कुल सही बात है, हाईएस्ट पॉइंट पे कितना आएगा, √r जी।
एंड द स्पीड ऑफ द बॉडी एट जस्ट लोएस्ट पोजीशन इनटू √5 rg। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, मतलब कि बोथ ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा 3। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 नंबर, द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, कौन सा है क्वेश्चन नंबर हमारा है 21 नंबर। अब देखो 21 नंबर में क्या करना है, 21 नंबर में बोल रहा है ना कि 21 में क्वेश्चन बोल रहा है कि रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, हमें रेशियो निकालना है। पहले बात तो इसका ध्यान रखना है, किसका निकालना है रेशियो, एंगुलर वेलोसिटी का। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा, ओमेगा बराबर क्या होता है 2πr/t, है ना। आर क्या है रेडियस और टी क्या है टाइम पीरियड, किसके लिए, तो मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक। अब जो घड़ी की जो मिनट हैंड की सुई होती है और जो घंटे वाली सुई होती है ना, आवर हैंड की जो सुई होती है, उसके लिए हमें एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो चाहिए। अब देखो ओमेगा बराबर क्या होता है 2πr/t। देखो रेडियस तो दोनों में सेम ही रहेगा ना, है ना। जो मिनट की जो घड़ी है वो भी एक सर्कल कंप्लीट करेगा, उसके लिए भी रेडियस सेम रहेगा, घड़ी तो वही है ना, तो रेडियस तो सेम। तो यहाँ जो ओमेगा है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो जो मिनट हैंड है, अब मैं ओमेगा का रेशियो लिख रहा हूँ, ओमेगा 1 मिनट हैंड के लिए और ओमेगा 2 आवर हैंड के लिए। तो देखो जो मिनट हैंड है ना, उसमें कितना टाइम लगेगा। अब देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो जो मिनट हैंड की जो मिनट वाली सुई होती है उसको एक चक्कर कंप्लीट करने में, देखो सेकंड वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेती है, जो सबसे तेज़ चलती है। उससे स्लो कौन सा चलता है, उससे स्लो मिनट वाला चलता है। मिनट वाला कैसे चलता है, मिनट वाला 1 घंटे में 1 चक्कर कंप्लीट करता है ना। मतलब कि मिनट वाले हैंड के लिए कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटे को मैं लिख सकता हूँ ना 60 मिनट। ठीक है, और जो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन, इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा है। ठीक है, T2 ओमेगा 2 के लिए जो आवर हैंड है उसमें कितना टाइम लगेगा, तो देखो मिनट वाला जो सुई है वो 1 घंटे में 1 बार घूमता है ना। और जो घंटे वाली सुई है वो पूरा 12 घंटा, मतलब मान लो कि 6 बजे तुमने घड़ी देखी तो सबसे छोटी वाली सुई 6 पे होगी, फिर 12 घंटे बाद जब तुम देखोगे घड़ी, है ना, तो जो आवर हैंड होता है उसको कंप्लीट करने में घड़ी में कितना टाइम लगता है, 12 घंटे। 12 घंटे को मैं मिनट में बदल रहा हूँ तो कितना हो जाएगा 12 × 60 मिनट। अब यहाँ से कुछ रेशियो निकल के आ रहा है 21 का, 21 का रेशियो क्या आ जाएगा 12:1, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 21 का आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। 22 पे चलते हैं। 22 क्या है, अ क्वाइन प्लेस ऑन रोटेटिंग टर्न टेबल जस्ट स्लिप ऑफ व्हेन इट प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो क्या है कि एक मान लो कि ये टेबल है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक ये टेबल है, इस टेबल पे क्या हो रहा है कि इस टेबल पे मैं एक सेंटर मान लेता हूँ, इसका सेंटर ये है, एक सेकेंड बना देता हूँ थोड़ा सा। ये ऐसा टेबल है ना कि मान लो कि एक ऐसा टेबल है जो कि अपने आप ये घूम रहा है ना। ये टेबल क्या हो रहा है, घूम रहा है। ठीक है, घूमने वाला टेबल है। ये क्या हो रहा है, टेबल ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो जब ये टेबल घूम रहा है तो इसमें क्या बोला है कि अ क्वाइन प्लेस्ड ऑन रोटेटिंग टर्न टेबल जस्ट स्लिप व्हेन इट प्लेस एट द डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर। मतलब देखो अगर मैं यहाँ से इसको 9 सेंटीमीटर पे रखूँ क्वाइन को, ये देखो ये क्वाइन है, अगर मैं इसको 9 सेंटीमीटर पे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस में 9 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो ये क्या हो जाएगा, स्लिप ऑफ हो जाएगा। मतलब ये घूमते हुए टेबल से फिसल के मतलब बाहर चला जाएगा, फिसल जाएगा। ठीक है, इफ़ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टर्न टेबल इज़ मेड 4 टाइम्स, मतलब अभी ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा था, है ना, इसको मैं बढ़ा करके 4 ओमेगा कर दूँ, है ना। तो बोल रहा है क्वेश्चन इसमें बताना है देन इट विल द जस्ट स्लिप ऑफ विद द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर। तो कितने डिस्टेंस पे रखे कि वो स्लिप ऑफ ना हो। तो देखो इसमें कैसे होगा क्वेश्चन ये। ठीक है, अब देखो ये जो क्वाइन है ना, ये क्वाइन स्लिप क्यों हो रहा है, तो देखो ये जब ये टेबल घूम रहा है तो ये क्वाइन भी घूम रहा होगा, है ना। जब ये क्वाइन घूमेगा तो जो कोई भी चीज़ अगर घूमेगी तो उस पर बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, किसके बराबर, mv²/r के बराबर, या उसको तुम क्या लिख सकते हो, m⍵² × r के बराबर। तो मैं देखो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ना, एफ सेंट्रीफ्यूगल, वो किसके बराबर होगा, m⍵² × r, है ना। अब हमें बताना है कि ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा और हमें आर में रिलेशन यही निकालना है ना। ठीक है, तो देखो
पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लग रहा था, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, है ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा इसको बैलेंस करने के लिए, इसको बैलेंस कौन करेगा, तो यहाँ पे इधर के साइड, अंदर के साइड फोर्स लग रहा होगा, कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा ना, फ्रिक्शन फोर्स F किसके बराबर होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होगा, म्यू इंटू एम जी के बराबर होगा, है ना, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। अब देखो पहले केस के लिए तो इक्वेशन ये आ गया, ठीक है। दूसरे केस के लिए भी क्या होगा, म्यू इंटू, देखो मास तो चेंज होगा नहीं, और जो कांटेक्ट टेबल और कॉइन के बीच है वो भी चेंज नहीं होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स तो उतना ही रहेगा। मैंने क्या किया, ओमेगा को बढ़ा दिया है, कितना टाइम्स कर दिया, मास तो देखो एम ही है, इसको 4 टाइम्स कर दिया, मतलब 4 ओमेगा का होल स्क्वायर। तो अब आर कितना होगा, आर बेसिकली क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, कॉइन और ये जो फिक्स पॉइंट है टेबल के, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये इक्वेशन 2 हो गया, मैंने दोनों का रेशियो ले लिया। अब जब तुम दोनों का रेशियो लोगे तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू आर डैश बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, आर की जगह पे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर मैंने रेडियस मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ से जब तुम आर निकालोगे, अच्छा 4 ओमेगा का होल स्क्वायर था ना, तो 16 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 16 इंटू आर डैश तो डिस्टेंस है बेसिकली, है ना, ठीक है, आर डैश बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा 9/16, ठीक है। तो 9/60 सेंटीमीटर पर तुम उसको रखोगे तो जस्ट मतलब स्लिप नहीं करेगा, कॉइन रोटेट करेगा। उससे ज़्यादा दूरी पे रख दोगे तो फिर क्या, कॉइन क्या हो जाएगा, फिसल के बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। तो 9/16 हमारा करेक्ट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था भाई। 22 नंबर। 23 क्या है, 23 अब देखो मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है ना, ठीक है। 23 क्या है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स ऑफ 10 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न कितना है 10, है ना, ईच आर सिचुएटेड एट द सेम प्लेन, मतलब कि 2 कॉइल हैं, दोनों में नंबर ऑफ टर्न कितने हैं 10 हैं, दोनों सेम प्लेन में रखे हुए हैं, देयर रेडियस आर 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर एंड दे रिस्पेक्टिवली 0.2 एंड 0.3 एम्पियर करेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो इसका रेडियस कितना है, अब देखो कॉन्सेंट्रिक का मतलब देखो क्या है कि दोनों का क्या है, रेडियस ऑरिजिन क्या है सेम, है ना, मतलब कि दोनों कॉन्सेंट्रिकली ऐसे रखे होंगे, कैसे देखो क्या है कि एक का कितना है रेडियस, हाँ एक का रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस कितना है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखो मैं बना दे रहा हूँ, एक का ये पहले वाले का हो गया और ये दूसरे वाले का हो गया, ठीक है। तो देखो पहले वाला जो सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, उसमें करंट कितना जा रहा है 0.2 एम्पियर, दूसरा वाला जो सर्कुलर कॉइल है उसमें कितना करंट जा रहा है 0.3 एम्पियर, है ना, और नंबर ऑफ टर्न कितना है, दोनों एक ही प्लेन में है ना। अब एक में करंट जो है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, आपस में दोनों में करंट कैसा अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि एक में अगर करंट ऐसे जा रहा होगा, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो दूसरे में करंट कैसे जा रहा होगा एंटी क्लॉक, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में, समझ पा रहे हो, है ना, दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है। अब जब तुम मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, है ना, तो एक में क्या आएगा माइनस के कैप और एक में प्लस के कैप, किस में भी उल्टा कैसे मान सकते हो आपकी मर्जी। तो आपस में मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब देखो कैसे लिखूंगा, पहले मैं अंदर वाले के लिए लिख रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड जिसका रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर। तो मैं अगर V1 लिखूंगा, ठीक है, तो V1 क्या होगा हमारा, मैग्नेटिक फील्ड का पहले फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के लिए, n म्यू नॉट I/2 इंटू आर, यही होता है ना फॉर्मूला, n म्यू नॉट I/ नंबर ऑफ टर्न म्यू नॉट I/2r, ठीक है। तो मैं V1 के लिए लिखूंगा तो कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न कितने हैं 10, म्यू नॉट तो म्यू नॉट है, करंट इसमें कितना है 0. अंदर वाले में कितना है 0.2 एम्पियर और इसकी रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर। अब देखो 20 सेंटीमीटर वो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, ठीक है, हमें अगर वेवर्स पर मीटर स्क्वायर में चाहिए तो हो जाएगा 0.2 मीटर, ठीक है। B2 कितना आएगा, B2 को मैं और पर्पल रेड कलर से लिख रहा हूँ, पिंक कलर से लिख रहा हूँ, B2 कितना आएगा हमारा, B2 कितना आएगा, देखो इसमें नंबर ऑफ टर्न भी कितने हैं 10, म्यू नॉट, इसमें करंट कितना है 0.3 एम्पियर, है ना, अपॉन 2 इंटू आर,
और रेडियस इसका कितना है 0.4 मीटर। अब हमें क्या करना है, नेट एक में मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ होगा तो एक में क्या होगा, क्रॉस होगा, तो एक में डॉट होगा। अब हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मैं बी नेट लिखूँ तो क्या होगा, B1 माइनस B2, है ना, ज़्यादा में से कम को माइनस कर दो। तो देखो मैं कॉमन ले रहा हूँ, क्या 10 कॉमन आ जाएगा, μ0 कॉमन आ जाएगा, है ना, और 2 कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या, 2/0.2 माइनस 0.2 सॉरी अपॉन 0.3/0.4, है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 μ0/2, ये हो जाएगा 0.4 माइनस 0.3/0.4, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा क्या, 5 μ0, है ना, ये 2 से ये 10 चला जाएगा 5 टाइम्स, और ये आ जाएगा हमारा 0. नीचे कितना आ जाएगा, बचेगा हमारा 4, है ना, ये पॉइंट आपस में कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 4। तो 5/4 इंटू μ0, तो हमारा कौन सा था, 23 का आंसर क्या आ जाएगा 4, है ना। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको। इजी सा क्वेश्चन था, बस फार्मूला आना चाहिए और डायरेक्शन निकालने आना चाहिए। ठीक है, तो 23 नंबर हो गया हमारा। आगे चलते हैं, 23 के आगे चलते हैं 24 नंबर पे। 24 नंबर क्या है, ए लॉन्ग सोलेनॉइड का क्वेश्चन है। ए लॉन्ग सोलेनॉइड फॉर्म बाई बाइंडिंग 20 टर्न पर सेंटीमीटर। अब देखो जहाँ भी नंबर ऑफ टर्न पर सेंटीमीटर दिया हो ना, उसको सबसे पहले कन्वर्ट करो किसमें, नंबर ऑफ टर्न पर मीटर में। ठीक है, मैं इसको यहीं कन्वर्ट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्न पर मीटर कितना हो जाएगा। अब देखो ये जो नंबर ऑफ टर्न है, एन को मैं कैसे लिखूँगा, 20 टर्न पर मीटर होता है ना। अब देखो ये सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20, और इस सेंटीमीटर को मीटर में तो 10⁻⁻2 मीटर, मतलब कि 20 × 100 टर्न पर मीटर। ठीक है, मतलब कि 2000 टर्न पर मीटर। इफ़ द करेंट नेसेसरी टू प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, इतना करेंट चाहिए हमें, कितना करंट चाहिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, कितना मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमें उससे, 20 मिली टेस्ला इनसाइड द। अब देखो इनसाइड लिख दिया है, मतलब कि सोलेनॉइड के अंदर, विल बी अप्रॉक्सीमेटली। तो हमें क्या बताना है उसमें कितना करंट चाहिए। देखो सोलेनॉइड कैसा होता है, सोलेनॉइड कुछ ऐसा होता है ना, इस पे ऊपर से वायर लपेटी होती है। ठीक है, एक सेकेंड, है ना, तो इस पे वायर लपेटी होगी ऐसे ढेर सारा। अब इसमें क्या होता है कि हमें क्या बताना है, इसके इनसाइड, मतलब कि इसके सेंटर, मान लेते हैं कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या होता है, B = μ0 × N × I, यही होता है ना सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें I बताना है भाई। तो I बराबर क्या हो जाएगा, B/μ0 × N। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है, नंबर ऑफ टर्न पता है, μ0 की वैल्यू पता है, दी दी है कितनी, 10⁻⁻7 μ0/4π। तो हमें सिर्फ करंट निकालना है, चलो निकालते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, I बराबर आ जाएगा क्या, B की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20 मिली टेस्ला। तो मिली को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं भाई, 20 मिली का मतलब हो गया 20 × 10⁻³ टेस्ला, है ना। μ0 क्या हो जाएगा, μ0 हो जाएगा 4π × 10⁻⁻7 टेस्ला, है ना। और नंबर ऑफ टर्न कितना है हमारा, 2000, 2 × 10⁻3, है ना। तो यहाँ से देखो ये 3 ऊपर चला जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 6, और ये एक 0 इसका तो 7, तो 7 आपस में तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या, 2 / 4π × 2, ऐसा ही कुछ बचेगा। और जब तुम इसको पूरा सॉल्व करोगे तो लगभग तुम्हारा आंसर कितना आएगा, इसको लगभग सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा कितना, 8 एम्पियर के अप्रॉक्सीमेट, 8 एम्पियर का अप्रॉक्सीमेट तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 24। नेक्स्ट चलते हैं हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या है, 25 में बोल रहा है कि 1 मीटर लेंथ वायर कैरीज अ कांस्टेंट करेंट। 1 मीटर की एक लंबी वायर है जिसमें कांस्टेंट करेंट जा रहा है। ठीक है, वायर को वेंड कर दिया। ठीक
ठीक है, और एक बना दिया क्या, सर्कुलर लूप। ऐसा क्यों कि भाई, ऐसा मान लो कि एक क्या है, वायर है, देखो एक मीटर की ये लंबी वायर थी, ठीक है ना, इसको मैंने क्या किया, फोल्ड किया, और फोल्ड करके क्या बनाया, एक सर्कुलर लूप। इसी को मैंने क्या किया, फोल्ड करके एक इसको फोल्ड करके क्या बना दिया, एक सर्कुलर लूप बना दिया, ठीक है। अब देखो इसमें करंट आई जा रहा था ना, तो इसमें भी करंट क्या होगा, आई। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज बी, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, बी। तो बी बराबर इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू आर। आर क्या होगा, इसका रेडियस, ठीक है, इससे कुछ रेडियस आया होगा, 1 मीटर को मोड़ के बनाओगे तो उसका रेडियस आया होगा। दूसरे कंडीशन में क्या है, इसी वायर को इफ द सेम इज नाउ बेंट टू फॉर्म ए सर्कुलर लूप ऑफ द स्मॉलर रेडियस हैव 4 टर्न इनटू ए लूप, मतलब कि उसको 4 बार घुमाया। इसको तो कितना बार, नंबर ऑफ टर्न इसमें कितने थे, 1, इसमें नंबर ऑफ टर्न कितने होंगे, 4, मतलब कि ऐसा है, पहली बार बेंट किया है ना, ठीक है, और बेंट किया, इसको और छोटा किया, और छोटा किया, ये तीसरी बार हुआ, और एक बार और मैं ले जा रहा हूँ, है ना, ये चौथी बार, मतलब कि इसको 4 बार घुमा के छोटा करता गया, ठीक है। तो इसका रेडियस और कम होगा, है ना, इसका रेडियस मैं स्मॉल आर मान ले रहा हूँ। इसके अंदर भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड बी डैश आएगा, है ना। तो बोल रहा है कि ये जो बी डैश, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो बी डैश है वो बी से कितना टाइम्स ज़्यादा होगा। तो देखो इसको तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ से आर की वैल्यू को रिप्लेस करके और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो लोगे, तो यहाँ पे जो बी डैश की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एन स्क्वायर इंटू बी नॉट। मतलब कि एक ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि जितना नंबर ऑफ टर्न हम उसको घुमाते हैं, है ना, जितना नंबर ऑफ टर्न उसको हम लोग घुमाते हैं उसके स्क्वायर से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। तो यहाँ मैंने कितने टर्न उसको घुमाया है और छोटा किया रेडियस को, 4 टर्न, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 16 टाइम। इसलिए 25 का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 16B। इसके नेक्स्ट पे चलते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्या है, 2 सिमिलर कॉइल, देखो फिर से 2 कॉइल हैं, है ना, 2 सिमिलर कॉइल्स आर केप्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों को कैसे रखा गया, परपेंडिकुलर ऑफ देयर सेंटर्स को इनसाइड, मतलब कि कुछ इस तरीके से 2 कॉइल हैं, पहले मैं 2 कॉइल बना लेता हूँ, एक कॉइल तो ये हो गया, ठीक है, और दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो एक कुछ ऐसा है तो एक कुछ ऐसा आएगा। अब देखो थोड़ा सा एक बड़ा छोटा बन गया है, लेकिन दोनों को क्या बनाना है, इक्वल साइज का। अगर एक का रेडियस आर है तो दूसरे का भी रेडियस क्या होगा, आर ही होगा, ठीक है। इसकी रेडियस आर है तो इसकी भी रेडियस क्या होगी, आर। दोनों को परपेंडिकुलर रखा गया है, जैसे परपेंडिकुलर ऐसा रखा है कि दोनों का सेंटर क्या करे, को इनसाइड, मतलब मिले आपस में। एट द सेंटर फाइंड द रेशियो, सेंटर पे हमें बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वन कॉइल, एक कॉइल की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड हुई, और किसका रेशियो बताना है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, मतलब दोनों की वजह से जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका रेशियो बताना है। अब देखो ये जो, मैं वापस से एक कॉइल बना रहा हूँ, ये जो एक कॉइल था इसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू आर। तो एक चीज़ तो हमें मिल गया। अब देखो जब दोनों को परपेंडिकुलर रखोगे ना, तो देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, इस साइड का ब्लैक वाला जो सर्कल है उसका मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, इधर। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या किसी भी, या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, दो ही डायरेक्शन में। अगर इसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करंट अगर जा रहा होगा तो या तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा या तो इधर आएगा, ठीक है। आप जैसे भी एक मान लेना, है ना। जो ये हॉरिजॉन्टल में रेड कलर का मैंने बनाया या पिंक कलर का जो मैंने बनाया, इसका जैसे ये मैं फिर से बना देता हूँ, ये वाला जो सर्कल था इसका, सॉरी ये जो सर्कल था, है ना, ये जो, अरे यार ये जो सर्कल है, हाँ ठीक है, ये जो सर्कल है इसका मैग्नेटिक फील्ड, अगर मान लो इसमें करंट ऐसे जा रहा हो, है ना, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, या तो ऊपर की तरफ ऐसे आएगा इसके परपेंडिकुलर, या तो ऐसे नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो दोनों ही केस में जब तुम देखोगे, है ना, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा तुम्हारा, देखो एक का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, है ना, और एक का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा। एक तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, या क्या हो सकती है, एक का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ जाए, दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ जाएगा। तो सारे केसेस में देखोगे या तो क्या हो सकता है, एक का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ जाए या तो ऐसे। सारे केसेस में देखोगे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएंगे, आपस में परपेंडिकुलर।
और जब दोनों जो दोनों सर्कल अगर उसका रेडियस r है, करंट I है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी ना म्यू नॉट I अपॉन 2r, तो इसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड में B मान लूँ तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड B आएगा, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, रिजल्टेंट इन दोनों के बीच आएगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी √2 इंटू B। ठीक है, अब हमें पता चल गया रिजल्टेंट। अब हमें क्या करना है, रिजल्टेंट का बस रेशियो लेना है। ठीक है, तो देखो एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो मैंने क्या माना था B, और दोनों की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है √2 इंटू B, तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा 1:√2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 26 का आंसर क्या आ जाएगा हमारा फर्स्ट, है ना 1√2। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है 27 नंबर। 27 नंबर क्या है, अ प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल, एक प्रोटोन है और एक अल्फा पार्टिकल है, मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर विद द सेम स्पीड। दोनों की स्पीड क्या है, सेम है। चलो लिख लिया मैंने, दोनों की स्पीड क्या है, सेम है। इफ द प्रोटोन टेक्स 20 माइक्रोसेकेंड मेक 5 रिवोल्यूशन। अब ये जो प्रोटोन है, प्रोटोन जो है इसको लगता है 25 माइक्रोसेकेंड कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, 5 चक्कर कंप्लीट करने में, ठीक है ना। द पीरियोडिक टाइम ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मतलब कि अल्फा पार्टिकल को एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में हमें टाइम बताना है। ठीक है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे। अब देखो टाइम पीरियड जो है, अब देखो दोनों की स्पीड सेम है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो हमें टाइम पीरियड चाहिए ना। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी बराबर क्या होता है 2πm अपॉन क्यू इंटू बी, यही होता है ना 2πm अपॉन क्यू इंटू बी। अब हमें क्या चाहिए, टाइम पीरियड ही चाहिए ना। अब देखो टाइम पीरियड के रेशियो में हमें क्या आ जाएगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों का सेम है, तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, m अपॉन मास अपॉन चार्ज। तो देखो टाइम पीरियड का मैं रेशियो ले लेता हूँ, ठीक है, यहीं पे कर दूँगा इसको। टाइम पीरियड का अगर मैं रेशियो लूँगा तो मैं T फॉर प्रोटोन के लिए और T फॉर अल्फा पार्टिकल के लिए। प्रोटोन का मास अपॉन चार्ज, प्रोटोन का मास कितना होता है, m मास ऑफ प्रोटोन में लिख लेता हूँ MP। उसका चार्ज कितना होता है, मास ऑफ चार्ज प्रोटोन का किसके बराबर हो जाएगा, P के बराबर। अल्फा पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल का मास हो जाएगा 4 इंटू मास ऑफ प्रोटोन, और इसका चार्ज कितना हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है 2 इंटू 2Q, है ना। इसको अगर Q मानोगे, प्रोटोन पे अगर चार्ज Q मानोगे तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना आ जाएगा 2Q। अब यहाँ से टाइम पीरियड ऑफ प्रोटोन अपॉन टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल तुम लिखोगे तो कितना आ जाएगा 1/2, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। मतलब कि अब देखो टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना था, 5 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में उसको 25 सेकेंड लग रहे थे, तो एक रिवोल्यूशन करने में कितना लगेगा 5 माइक्रोसेकेंड, है ना। तो टी अल्फा बराबर हो जाएगा क्या 2 इंटू टाइम पीरियड ऑफ प्रोटोन, और टाइम पीरियड ऑफ प्रोटोन कितना था 5 माइक्रोसेकेंड का, तो टाइम पीरियड ऑफ द अल्फा कितना हो जाएगा 10 माइक्रोसेकेंड का। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ फार्मूले को यूज करना आना चाहिए, है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 27 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है 28 नंबर। 28 नंबर क्या है, अ ड्यूट्रॉन काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी है 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिस्क्राइब द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द रेडियस 0.5 मीटर इन ए प्लेन। एक ड्यूट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, एक सर्कल में घूम रहा है जिसकी रेडियस 0.5 मीटर है, एक प्लेन में परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर रहेगा तभी घूम भी पाएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं रहेगा तो घूम भी नहीं पाएगा सर्कुलर पाथ में। तो हमें बताना है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटोन डेट डिस्क्राइब इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 मीटर इन द सेम प्लेन विद द मैग्नेटिक फील्ड बी। देखो ड्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमें बताना है कि प्रोटोन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम रहे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, रेडियस भी क्या है 0.5 मीटर ही रहे। तो हमें पता है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, रेडियस वाला। रेडियस बराबर क्या होता है mb अपॉन क्यू इंटू बी। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। देखो mb क्या है मोमेंटम, और मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा q इंटू बी। अब देखो यहीं से मैं रेशियो ले लूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है, रेशियो ले लेते हैं, किसका, मैं रेशियो ले रहा हूँ किसका, ड्यूट्रॉन का और
प्रोटॉन का। तो रेडियस ऑफ, ब्लैक कलर से सॉरी, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन रेडियस ऑफ प्रोटॉन। अब देखो रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन में ऊपर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2 तो देखो कांस्टेंट है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, तो 2 MP मैंने इसको लिख दिया। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो मैं इसको सिर्फ 50 ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अपॉन चार्ज कितना था, मास ऑफ प्रोटॉन का चार्ज मैं क्या लिख रहा हूँ Q, है ना, या मैं E लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर E। और मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों के लिए सेम है, तो मैं इसको तो ले ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब देखो रेडियस ऑफ प्रोटॉन के लिए मैं क्या लिखूँगा, मैं इसको नीचे, अब मैं नीचे जाता हूँ। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन के लिए 2 इंटू M इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो 2 को तो मैंने हटा दिया। मास ऑफ प्रोटॉन तो MP हो जाएगा, है ना, और हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी K निकालनी है। और अपन चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है E। तो अब यहाँ से देखो E और E तो कैंसिल आउट हो जाएगा, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखो रेडियस तो दोनों की क्या है 0.5 इन 0.5, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से 1 बराबर आ जाएगा क्या, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 50 अपॉन अंडर रूट ऑफ, अब देखो मास ऑफ प्रोटॉन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। तो 28 का आंसर क्या आ गया हमारा 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 8 नंबर तक हो गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है 29 में क्या है, अब प्रोटोन ऑफ मास 1.7, प्रोटोन का मास तो इतना होता ही, ठीक है, पता ही 1.67 इंटू 10⁻27 kg एंड द चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, है ना। कैसे प्रोजेक्ट किया गया इसको 60 डिग्री के एंगल पर। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.104 टेस्ला इज अप्लाइंग अलोंग द बाई एक्सिस। मतलब देखो कैसा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैं बाई एक्सिस में मान ले रहा हूँ, और इसको एक्स एक्सिस से, ये अगर ये एक्स एक्सिस है ना, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है ना, तो इस चार्ज को कुछ ऐसे प्रोजेक्ट किया गया होगा एक्स एक्सिस से कितने डिग्री एंगल पे 60 डिग्री, है ना, 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड एट द एंगल ऑफ द 60 डिग्री टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कितना 60 डिग्री। तो जब देखो किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जाता है किसी एंगल पे, है ना, तो जो उसका पाथ होगा वो कैसा पाथ होगा, ये जो घूमेगा, है ना, हेलिक्स के फॉर्म में, है ना, ये ऐसे, ये हेलिक्स बनाएगा, ठीक है, ये ऐसे हेलिक्स बनाते हुए आगे भी जाएगा। देखो इसमें 2 वेलोसिटी आएगी, अगर ये v है ना, तो एक x की तरफ वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा जो इसको आगे ले जाएगा, और एक वेलोसिटी का कंपोनेंट किधर आएगा y की तरफ, है ना। तो vx जो है ना, वो परपेंडिकुलर है, सर्कल में भी घुमाएगा और आगे भी ले जाएगा, है ना, पार्टिकल को, ठीक है। तो ये सर्कल में घूमेगा, लेकिन इसका पाथ कैसा होगा हेलिकल, सर्कुलर नहीं होगा, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड 100% परपेंडिकुलर होता तब तो ये सर्कल में घूमता, लेकिन क्या है कि किसी एंगल पे है, तो किसी एंगल पे होता है तो वो हेलिक्स पाथ होता है। तो पहले इतना तो हमें पता चल गया कि वो सर्कल तो नहीं होने वाला, कैसा होगा हेलिक्स होगा। ऑफ द रेडियस 0.1 मीटर एंड द टाइम पीरियड। अब हमें क्या निकालना है रेडियस, तो देखो एक ऑप्शन तो हम, 2 ऑप्शन छट गए, बस हम रेडियस अगर निकाल लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो रेडियस कैसे निकलेगा, तो रेडियस बराबर क्या होता है mb साइन थीटा अपॉन q इंटू बी, है ना, अगर किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो इसमें वैल्यू पुट करके तुम अगर आंसर निकालोगे, है ना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा कौन सा 3rd नंबर। चेक कर लेना एक बार, है ना, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 30 नंबर क्या है, अ बीम ऑफ बेल कॉलिमेटेड कैथोड, बेसिकली ये कैथोड रे है, ठीक है, कैथोड रे ट्रैवलिंग विद द स्पीड 5 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड इंटर ए द रीजन म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, ऐसे ही मान लेते हैं, दोनों आपस में कैसे है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ई और बी। ये जो पार्टिकल है, ये जो बीम का जो पार्टिकल है वो कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड इमर्ज अनडेविएटेड फ्रॉम द रीजन, मतलब इस रीजन से वो अनडेविएटेड, मतलब अगर वो स्ट्रेट लाइन में ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, तो वो उसका पाथ डेविएट नहीं हुआ। अब किस कंडीशन में देखो पाथ डेविएट नहीं होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस पे फोर्स लगाएगा ही लगाएगा, क्या लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा, तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा Q इंटू ई, है ना, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा, है ना, वो कितना होगा Q Q क्या होगा Q
मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बराबर फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कितना होता है, क्यू वी इंटू बी, वेलोसिटी इन और मैग्नेटिक फील्ड। अब अनडेविएटेड होने का मतलब हमें ज़्यादा नहीं सोचना है ना, फोर्स को बैलेंस करा के ये सो नहीं करना, हमें सिर्फ पता है कि अगर अनडेविएटेड होगा तो दोनों का जो फोर्स होगा इक्वल है ना, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, तभी ये चार्ज पार्टिकल अनडेविएट होकर निकला है। मतलब कि क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होगा, फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इसको ई मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बराबर है, दोनों को बस बराबर कर दे। हमें क्या चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, सिर्फ हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या है, क्यू इंटू ई वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या है, क्यू वी और वी वेक्टर। तो यहाँ से क्यू और क्यू तो कैंसिल हो जाएगा, चार्ज सेम है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इंटू वी वेक्टर। वेलोसिटी कितना है, 5 × 10⁻⁶, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0.02 टेस्ला, ठीक है, 0.02 टेस्ला। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 30 का आंसर क्या आ जाएगा, 30 का आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड, है ना, सॉरी 30 का आंसर कितना आएगा, एक सेकंड में कर देता हूँ मल्टीप्लाई, कितना आया, 5 × 10⁻6 इंटू 0.02, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0.1 × 10⁻6, तो ये हो जाएगा 10⁻5, आंसर आ जाएगा फर्स्ट, है ना, 30 का आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। 31 पे चलते हैं। 31 क्या है, एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, एक कंडक्टर है, देखो ये वाला जो है मैं बना रहा हूँ जो, है ना, ये जो है एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कैसा है, इनफाइनाइट लॉन्ग, है ना, ये इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर ए बी इज फिक्स्ड एंड करंट पासेस थ्रू इट, इसमें करंट जा रहा है क्या, I1, ठीक है, इसमें करंट जा रहा है क्या, I1। अनदर मूवेबल स्ट्रेट वायर CD, एक वायर है कौन सा, CD, ये वाला, ठीक है, तो ये CD वायर है जो कि इसमें करंट कितना जा रहा है, I2। अच्छा क्वेश्चन, ये मैं मार्क कर देता हूँ इसको, ठीक है, रिवीजन के पर्पज से। CD ऑफ द फाइनाइट लेंथ कैरिंग द करंट परपेंडिकुलर, इसके रखा हुआ है, तो बताना है कि नेग्लेक्ट बेट द वायर सी, इसके बेट को नेग्लेक्ट करके हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है। देखो ये जो ए बी वायर है इसमें करंट, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है ना, मतलब कि ये इधर भी होगा और ये इधर भी होगा, तो जो ये वायर I1 करंट इसमें जा रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इस रीजन में, इस साइड भी और इस साइड भी। कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो परपेंडिकुलर इनवर्ड, है ना, सरफेस के इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। और इधर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, इधर कैसा होगा, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन इधर बाहर की तरफ होगा, एक साइड अंदर की तरफ, एक साइड बाहर की तरफ। अब ये जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो ये फोर्स भी लगाएगा इस वाले वायर पे, है ना। देखो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स वायर पे कितना फोर्स लगेगा, वायर पे BI × L, है ना, आपस में तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो लेंथ किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, और करंट भी एक्स डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ, है ना। तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, देखो इस वाले रीजन में एक बार मिटा रहा हूँ, ठीक है, आपको पता चल गया कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की तरफ। अब देखो यहाँ सी वाला जो पॉइंट है ना, सी वाला जो पॉइंट है उस पर किधर फोर्स लगेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और करंट इधर, इसमें किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ, है ना। तो जब आप इसमें फोर्स निकालोगे, जब आप फोर्स लगा के निकालोगे, है ना, डायरेक्शन निकालोगे, तो इसमें फोर्स कुछ इस तरह से ऊपर की साइड आएगा, है ना। मैं अभी ऐसे तो बता नहीं सकता, हाथ अगर आप I क्रॉस B करोगे तो ये फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। अब देखो ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा जो F होगा, है ना, वो क्या होगा। अब देखो इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट नज़दीक, अगर मैं इसको x मान रहा हूँ, है ना, और मैं इसको अगर मैं y मान रहा हूँ, ठीक है, तो जो x वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि जो देखो ए बी कंडक्टर है उस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, B बराबर क्या हो जाएगा, μ0 I1 2πx, है ना। तो यहाँ पे अगर x कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड सी वाले पॉइंट पे ज़्यादा होगा, सी वाले पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। वहीं अगर डी वाले पॉइंट पे देखोगे तो डी वाले पॉइंट पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस बढ़ेगा, अगर एक्स बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घट जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगी तो बी की वैल्यू कम होगा, आई और एल तो वही है, तो फोर्स भी यहाँ पे कम लगेगा। तो कुछ मैं फिर से मिटा रहा हूँ, इस पे कुछ ऐसा फोर्स लगेगा, देखो इस वाले पॉइंट पे कुछ ऐसा फोर्स लगेगा कि यहाँ पे तो फोर्स क्या है, बहुत ही ज़्यादा है ना, और इस वाले पॉइंट पे फोर्स सबसे कम लगेगा, और बीच में क्या होगा, फोर्स कुछ घटता जाएगा, है ना, कुछ ऐसे घट घट के
और ये वापस में घट गए, यहाँ पे सबसे कम फोर्स लगेगा। ठीक है, अब देखो ये जो सी डी वाला जो वायर है वो क्या है, एक तो मासलेस है और ये क्या है, अगर इस पे फोर्स लग रहा है तो इसमें रोटेशन भी होगा। कैसा रोटेशन होगा, फ्री एक्सिस की तरफ। मतलब अगर देखो यहाँ पे तुम ज़्यादा फोर्स लगाओगे, यहाँ पे कम फोर्स लगाओगे, है ना। देखो मैं एक और बता रहा हूँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोर्स लग रहा है, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ इस वाले एफ वाले पॉइंट को देखोगे, इस वाले एफ वाले पॉइंट पे जो फोर्स है वो कम है और इस वाले पॉइंट पे फोर्स क्या है, डी वाले पॉइंट पे फोर्स क्या है, कम है। तो ये कुछ इस तरीके से घूमेगा, है ना। देखो ये वाला वायर अभी ऐसे था ना, कुछ देर बाद ये थोड़ा सा यहाँ फोर्स ज़्यादा लगेगा तो ऐसे घूम जाएगा, है ना। इस पर ऐसे फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये कुछ ऐसा घूमेगा। थोड़ी देर बाद ये कैसा हो जाएगा, थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ये सॉरी एक सेकेंड, एक एक तो मैंने बता दिया, तो दूसरी बात कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। फिर कुछ देर बाद कि ऐसा होगा तो इस पे फोर्स इधर लग रहा होगा, कम कम ज़्यादा, कम कम और कम, ठीक है। उसके बाद फिर ये ऐसा हो जाएगा, है ना, और ये फिर ऐसा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए और दूर भी जाएगा, ठीक है। तो 31 मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ज़्यादा तो आप देख लेना, ठीक है ना। 31 का आंसर क्या हो जाएगा कि जो वायर सी डी विल मूव अपवर्ड, एक तो ऊपर की तरफ भागेगा, है ना, और टर्न क्लॉकवाइज एट द सेम टाइम, ठीक है। ऊपर जाते हुए घूमता हुआ जाएगा, ऐसे करके घूमता हुआ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 31 का 3। चलिए 32 देखते हैं। 32 क्या है, टू पैरेलल वायर ऑफ द डिस्टेंस 2d दे कैरी अ स्टडी इक्वल करेंट फॉलोइंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। दो वायर है ए एंड बी, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको, ये ए है और ये बी वाला पॉइंट है, ये डी है ना। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी। तो द क्या शो इन द फिगर, द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी along the x x dash is given by। अब ये जो x x डैश ये है ना, इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। अब देखो जब दो वायर हैं, मान लो कि ऐसे दोनों में आउटवर्ड करंट में आउटवर्ड डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा है ना, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर d है, ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखो मैं अभी ऐसे तो आपको मेरे पास तो विजुअल्स नहीं है, मैं करके बताता हाथ से, लेकिन अगर आपके टीचर्स ने बताया होगा या कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक, यहाँ पे जो वायर है वो कैसा है, इसमें जो करंट है आउटवर्ड, मतलब कि प्लेन के परपेंडिकुलर और ये भी प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इस वाले फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में जो इसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा कुछ ऐसा आएगा, है ना। और जब ये अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर आया तो इसका 100% इसका जो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड आएगा वो इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। इतना बात कंफर्म है ना, ऐसा ही आता है मैग्नेटिक फील्ड। और सेकंड वाले का क्या आएगा, देखो ये वाला जो वायर है इसके राइट हैंड साइड में, सॉरी राइट और लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नेटिक फील्ड इस क्वाड्रेंट में आया, तो ये भी आउटवर्ड डायरेक्शन में, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा आएगा, ऐसा आएगा। और इसके अपोजिट वाले क्वाड्रेंट में मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा आएगा, ठीक है ना। और दोनों को आपस में मिला दो, कहीं बीच में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ हम लोग को मिलेगी। डिटेल में अगर मैं पढ़ाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड तो उसमें मैं बता दूंगा। तो ऐसा कुछ ग्राफ हमें किसमें देखने को मिल रहा है, 32 का आंसर क्या हो जाएगा, 32 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, 33। अब 33 में क्या है, टू सिमिलर बार मैग्नेट केप्ट इन द शो इन द फिगर। दो बार मैग्नेट है उसको शो कर रहा है, कैसा है, मैं एक बार फिर से फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो, ये एक मैग्नेट, ये वाला है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये पॉइंट क्या है, पी है। और ये फिर एक और मैग्नेट है, ये भी क्या है, इसमें भी ये साउथ है और ये नॉर्थ है, ठीक है। और द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, एरो से बताना है कि भाई पी पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। अब देखो ये जो पहला वाला मैग्नेट है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो इसके एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना, कुछ इस तरीके से होगा। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर कैसा होगा, इस ऐसे, है ना, इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस वाले मैग्नेट के लिए देखो साउथ की डायरेक्शन, साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो इस वाले एक्सिस पे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, बट इस वाले एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा, है ना। तो हमें कुछ दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आया पी वाले पॉइंट पे कुछ ऐसा और ऐसा, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इसके बीच में आएगा। तो 33 का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सेकंड वाला, है ना। चलिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। 34 देखो, टू मैग्नेट ऑफ द सेम साइज एंड मास, दोनों का साइज भी सेम है, दोनों का मास भी सेम है ना, रिस्पेक्टिवली 10 एंड 15 ऑसिलेशन पर मिनट, दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं। एक का ऑसिलेशन है 10 ऑसिलेशन पर मिनट। अब जब भी पर मिनट में ऑसिलेशन दिया हो उसको पहले सेकंड में कन्वर्ट करो, तो 10 ऑसिलेशन
1 मिनट में कंप्लीट करता है, तो एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा 60/10, है ना, मतलब कि 6 सेकेंड। और 15 ऑसिलेशन वाले का टाइम पीरियड कितना होगा, तो 60/15 है, मतलब कि 4 सेकेंड, है ना। तो एक का टाइम पीरियड कितना है 6 सेकेंड और दूसरे का टाइम पीरियड कितना है 4 सेकेंड, ठीक है। एट द सर्टेन रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, उसमें क्या बताना है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा। तो आपको पता है कि जब बार मैग्नेट को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो ऑसिलेट करता है, उसका टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है T = 2π√I/m, और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा वही, नहीं तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वाला काम करेगा। अब देखो इसमें 2π कांस्टेंट है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो अगर साइज भी सेम है मास भी सेम है तो दोनों के लिए सेम होगा। m जो कि मैग्नेटिक मूवमेंट है, साइज सेम है मास सेम है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी दोनों के लिए सेम आएगा, है ना। तो सिंपल यहाँ पे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल √b इंटू सॉरी मैग्नेटिक मूवमेंट तो अलग अलग आएगा ना, है ना, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड सेम है ना, तो ये किसके प्रोपोर्शनल आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ m क्या आ जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट तो हमें निकालना है, वो हमें नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ T1/T2 बराबर √m2/m1, है ना। तो यहाँ से हमारा स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड तो आ जाएगा m2/m1 बराबर T1/T2 का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ m1/m2 बराबर T2/T1 का होल स्क्वायर। और T1 T2 आपको पता है कितना है, 4 और 6 वैल्यू रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 34 का कितना 4:9, ठीक है, 4:9 आ जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया 35। देखिए अब 35 क्या है, टू वेरी थिन मेटेलिक वायर प्लेस्ड एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस कैरी द इक्वल करंट, है ना, दो वायर को एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस में रखा गया है। वायर कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक वायर कौन सा, ये एक्स एक्सिस वाला, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, एक वायर ये है और एक वायर ये है ना, जो कि बाई एक्सिस में है ना, दोनों को एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस में रखा गया है। और ए बी एंड सी डी लाइन्स ऑफ द 45 डिग्री, दो लाइन्स ड्रॉ किए गए हैं, एक तो ये वाला जो पहला मैं ड्रॉ किया हूँ ए बी है और दूसरा ये सी डी है ना। दोनों कितने एंगल पे हैं, 45 डिग्री के एंगल में है। विद द एक्सिस ऑफ द ऑरिजिन ओ, ये वाला जो ये क्या है, ये बीच में इसका ऑरिजिन है क्या ओ। द मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो ऑन द, एक सेकेंड में यार, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो ऑन द लाइन, किस लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इसमें थोड़ा सा डेरिवेशन आता है, आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। अगर दो वायर परपेंडिकुलर है, जैसे मैं बता दूं, थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेक्चर ज़्यादा लंबा हो रहा है ना, ये एक्स एक्सिस और ये बाई एक्सिस है ना, तो इसके बीच वाले लाइन पे, इस वाले लाइन पे एंगल 45 डिग्री पे, दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है जीरो। इस वाले लाइन पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो आता है ना। इस एक्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लोगे तो ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, है ना, और बाई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लोगे तो ये एक्स में डिस्टेंस लेना पड़ेगा, और दोनों को जब बराबर करोगे, है ना, तो एक आपको इक्वेशन आएगा बाई बराबर एम एक्स, है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सी डी के अलॉन्ग, सॉरी ए बी के अलॉन्ग, है ना, कौन सा क्वेश्चन था 35, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, है ना, ए बी के अलॉन्ग ये जो वायर है ना, इसके अलॉन्ग क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा। करके मैं बता दूंगा किसी लेक्चर्स में अगर दोबारा क्वेश्चन आया या टाइम मिला तो। चलिए क्वेश्चन हमारा कौन सा है 36 नंबर। 36 नंबर क्या है, अब बार मैग्नेट ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है 3 × 10 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है 2 × 10⁵ टेस्ला। इफ ईच पोल ऑफ द मैग्नेट एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ 6 × 10⁴ न्यूटन, है ना, एक पोल जो है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है 6 × 10⁴ न्यूटन। तो हमें बताना है कि लेंथ ऑफ द मैग्नेट कितना होगा, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, तो देखो फोर्स एक्सपीरियंस बाय पोल, ये क्या होता है, पोल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसको कैसे लिखेंगे, तो देखो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर हो जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट दिया है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। और ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ना, ये कैपिटल एम जो है वो क्या होता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ मैग्नेट के बीच का जो लेंथ होता है वो, है ना। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, स्मॉल एम बराबर हो जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन एल, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल एम को मैं रिप्लेस करता हूँ कैपिटल एम अपॉन लेंथ इंटू बी। तो यहाँ से जो हमारा एल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एम अपॉन एफ इंटू बी, यही आएगा ना। अब देखो इसको सॉल्व कर लो,
मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है, मैग्नेटिक मूवमेंट कितना दिया हुआ है 3 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻⁵ टेस्ला। और फोर्स कितना है 6 × 10⁻⁴ है ना। तो इससे ये देखो 6 ये 3 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये ऊपर जाएगा तो 0.1 मीटर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 36 का क्या 0.1 मीटर। चलिए 36 हो गया। 37 पे चलते हैं। 37 क्या है, ए फिगर दिया हुआ है, फिगर गिवन एक्सपेरिमेंटली मेजर B वर्सेस H वेरिएशन ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, द रिटेंटिविटी कोर्सिविटी एंड द सैचुरेशन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी रिस्पेक्टिवली। तो हमें बताना है इसमें कि हमें क्या क्या बताना है, रिटेंटिविटी बताना है, कोर्सिविटी बताना है और सैचुरेशन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बताना है। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए ग्राफ। ये ग्राफ में कहना है कि इस ग्राफ में होता क्या है, देखो ये H वेक्टर है ना मैग्नेट, और ये क्या है B है। ठीक है, इसमें अगर मैग्नेट को रखते हैं तो यहाँ से अगर मान लो कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड देना स्टार्ट किए तो एक पॉइंट पे जाके क्या होता है 100% सेचुरेशन, मतलब कि अगर इससे ज़्यादा दोगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर सेचुरेट नहीं होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सेचुरेशन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इसमें मैक्सिमम कितना सेचुरेट हुआ है 1.5 पे जाके, है ना। तो 1.5 जो टेस्ला है वो क्या है, सेचुरेशन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है इसका, है ना। तो ये तो 1.5 टेस्ला इसमें हमें दिख रहा है। ठीक है, और हमें क्या पता चलेगा इस ग्राफ से, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को वापस कम करते हैं, है ना, जैसे इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड को कम किया और कम किया, है ना, और करके वापस से जीरो करते हैं, तो वो बचा हुआ जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है ना, वो कितना इंड्यूस हुआ है, देखो यहाँ पे हम जीरो करेंगे तो इसमें अभी भी कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, है ना। 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड इसमें बच जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिटेंटिविटी। इतना ये मैग्नेट इसको रिटेन किया है ना, तो ये हमारा क्या आ जाएगा रिटेंटिविटी। तो रिटेंटिविटी कितना है 1 टेस्ला का। ठीक है, और जो फिर वापस से उसको हम लोग और जितना बचा है उसको जीरो करने के लिए हम लोग जितना उसको डीमैग्नेटाइज करेंगे, है ना। तो ये देखो 50 हमें उसको डीमैग्नेटाइज करना पड़ेगा, 50 एम्पियर पर मीटर एक्स्ट्रा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कोर्सिविटी। ठीक है, तो 50 एम्पियर पर मीटर। तो ये होता है रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी और सेचुरेशन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। आंसर हमारा आ गया। चलिए 38 नंबर पे चलते हैं। 38 नंबर क्या है, अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द 5 × 10⁻⁴ टेस्ला, व्हाट इज द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, है ना, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि एक्सटर्नल जो वर्क डन हम लोग कैसे लिखते हैं, MB cos θ1 माइनस cos θ2, यही लिखते हैं ना। और एक्सटर्नल के जो माइनस साइन लगा दोगे तो वही क्या हो जाएगा वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो हम एक्सटर्नल ही निकाल लेते हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, MB कितना है मैग्नेटिक मूवमेंट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बार मैग्नेट 60 डिग्री, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 5 × 10⁻⁴ टेस्ला। और द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कितना है 20 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना है 20, और ये हो जाएगा cos थीटा, पहले कितना था 60 डिग्री, 60 डिग्री से उसको कितना लाना है 0 डिग्री में, है ना। तो cos 60 और माइनस cos 0। तो देखो यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल हमें कितना काम करना पड़ेगा, है ना, या जो एजेंट कर रहा है उसको कितना काम करना है। cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा -1/2, और ये कितना हो जाएगा 5 × 20 100 10⁻⁴। तो ये माइनस बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2, और ये क्या आ जाएगा 5, है ना, सॉरी 1/2 आएगा ना, ये 1/2 रह जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया, है ना। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसका अपोजिट होगा ना, माइनस को हटाना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, प्लस का करोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.5 × 10⁻², है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा 38 का 5 × 10⁻⁻3, यही हमारा आंसर आ जाएगा, प्लस का, है ना, प्लस का 5 × 10⁻3 वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक्सटर्नल पूछता तो हमारा वर्क डन कितना होता है माइनस का 5 × 10⁻3। चलिए 39 भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है। क्या है, ए थिन फ्लेक्सिबल वायर ऑफ द लेंथ L इज कनेक्टेड, अब देखो लेंथ कितना है वायर का L, है ना, कनेक्टेड टू एडजेसेंट फिक्स पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दिया
carry a current I in the clockwise direction shown in the figure. When the system put in the uniform magnetic field of the strength B into the plane of the paper, the wire take shape of the circle. वो सर्कल का शेप ले लिया तो हमें बताना है कि टेंशन ऑफ द वायर, वायर में कितना टेंशन होगा। तो देखो इसको करने का एक सिंपल सा मेथड है, क्या, मैं इस सर्कल को है ना आधा कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। जब मैं इसको आधा कट करूँगा तो कुछ मुझे ऐसा दिखेगा, दिखेगा ना। तो देखो अब क्या हो रहा है कि ऐसा जो सर्कल दिख रहा है ना, ठीक है, उसमें अब देखो सर्कल में टेंशन बाहर की तरफ सब में टी लग रहा होगा, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, है ना, यहाँ भी टी। तो इस वाले पॉइंट पे कितना टेंशन लगेगा, टी इधर लगेगा और टी इधर लगेगा, सॉरी टी नहीं, इधर एफ लग रहा होगा, चारों तरफ कितना लग रहा होगा, एफ एफ एफ, बाहर की तरफ इसको खींच रहा होगा। और ये जो टी है, इस दोनों पॉइंट को मैंने कट कर दिया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2r। तो ये जो 2t है ये किसके बराबर हो जाएगा, जो इस पे वायर पे फोर्स लग रहा है एफ, उसके बराबर हो जाएगा, है ना, मैग्नेटिक फोर्स जो वायर पे लग रहा होगा। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, BIL, है ना। तो 2t बराबर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड B, करंट I, और L कितना हो जाएगा, 2 × R। तो यहाँ से सिंपल हमारा टेंशन आता है, टेंशन जो सर्कुलर वायर में होता है सब जगह बराबर टेंशन लगेगा, और कितना होता है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, याद करने का तरीका है निमोनिक से, है ना। तो R क्या है, रेडियस, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और I क्या है, करंट। अब देखो ऑप्शंस में हमें कहीं R नहीं दिख रहा है, तो R को रिप्लेस करना है, कैसे रिप्लेस करेंगे, L लेंथ से कितना बना है, 2πr, यही तो सर्कमफेरेंस था उसका सर्कल का। तो R बराबर क्या हो जाएगा, L/2π। अब R को बस L/2π से रिप्लेस कर दोगे तो तुम्हारा 39 का आंसर आ जाएगा, है ना, BIL/2π, BIL/2π, आंसर क्या हो जाएगा, 3। 39 हो गया। 40 देख लो भाई, 40 में क्या है, A and B are two infinite long पैरेलल कंडक्टर, है ना, दो इनफाइनाइट लॉन्ग, इस बात का ध्यान रखना, इनफाइनाइट लॉन्ग, टू इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर। सी अनदर स्टेट कंडक्टर ऑफ द लेंथ 1 मीटर, इसका लेंथ फिक्स है कितना, 1 मीटर, केप्ट पैरेलल टू द A and B शो इन द फिगर, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय सी। तो सी पे कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो देखो अब जब ये इस वायर में ए वाला सी को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा F1 फोर्स से, है ना, दोनों में अगर वायर में डायरेक्शन सेम है तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और बी वाला भी क्या करेगा, दोनों में वायर का करंट का डायरेक्शन देखो ऊपर ही है ना, तो ये भी इसको खींचेगा अपनी तरफ F2 फोर्स से। तो बस हमें क्या करना है, F नेट बराबर क्या हो जाएगा, F नेट बराबर क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2, इसको निकाल लेना है। जब तुम F नेट करोगे, है ना, सॉल्व कर लेना, मैं लिख दे रहा हूँ। F1 क्या लिखोगे, म्यू नॉट I1 I2, I1 कितना है 2 एम्पियर, I2 कितना है 3 एम्पियर, और 2π, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 5/100 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा F1 माइनस F2 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2, I1 कितना है 3 और 4, तो 12/2π इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 8, तो 8/100, ये हो जाएगा F2, है ना। और जब दोनों को तुम सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर आ जाएगा, है ना, वो कितना आएगा, 40 का आंसर आ जाएगा 0.6 × 10⁻⁵, है ना, ये आ जाएगा, कर लेना एक बार। अच्छा ये किधर जाएगा पॉइंट, अब देखो किधर, जिधर फोर्स ज़्यादा लगेगा उधर जाएगा, है ना, मतलब कि बी की तरफ, बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है ना, तो ये B - A होना चाहिए था, मैंने F1 - F2 किया है, मतलब बी की तरफ ज़्यादा फोर्स लगेगा। जब इसको सॉल्व करोगे तभी तो एग्जैक्ट पता चलेगा, ठीक है ना, कौन ज़्यादा कौन कम। अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब कि बी की तरफ ज़्यादा हो जाएगा, अगर 1 में से 2 माइनस की हो तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 41। देखो 41 अच्छा क्वेश्चन है। 41 में क्या है, अ पार्टिकल, देखो 41 है क्या, मैं पहले बता दूँ, अ पार्टिकल ऑफ द मास 1.6 × 10⁻27 kg, चार्ज इसका है कितने, किसके बराबर, 1.6 × 10⁻⁻⁻ कूलम, इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। ये इंटर किया है एक यूनिफॉर्म, ये इंटर हुआ है किसमें, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जिसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है 1 टेस्ले का, ठीक है। सो इन द फिगर द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 10⁻7 मीटर/सेकेंड, द डिस्टेंस PQ विल बी। अब देखो जब ये इंटर करेगा इसमें, है ना, देखो यहाँ से इंटर किया, ठीक है, जब यहाँ से ये इंटर करेगा, ये पॉइंट Q है ना, ये एंगल कितना है 45 डिग्री है, और यहाँ से निकलेगा तो इसका पाथ जो होगा अंदर का कुछ कैसा आएगा, ये कुछ ऐसा आएगा, है ना। अब मैंने पूरा सर्कल ही बना दिया है, क्यों बनाया अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ ऐसा पाथ ये कवर करेगा, है ना, कौन सा वाला पाथ, ये वाला पाथ जो अंदर का है, ठीक है। तो अंदर का पाथ तो कुछ ऐसा होगा, ये P वाला पॉइंट है, और ये क्या है थीटा। अब देखो जब ये इंटर किया है तो इस पर फोर्स किधर लग रहा होगा, तो जो सर्कल का सेंटर होता है ना,
उस सेंट्रीपिटल फोर्स है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर परपेंडिकुलर तुमने मैग्नेटिक फील्ड में उसको रिलीज किया है तो। अगर मैं इस वाले दोनों पॉइंट को मिलाऊंगा, है ना, तो ये आर्क हमारा बन जाएगा पी क्यू। अब तुम्हें पता है कि ये क्या है, रेडियस आर है, इसको चेंज करो, रेडियस आर है, और जब भी फोर्स लगता है तो वो परपेंडिकुलर लगेगा, तो ये वाला जो एंगल है ना, रेडियस और सरकमफेरेंस का एंगल कितना होगा, ये तो कितना होगा 90 डिग्री, है ना, और ये 45, ये 90, तो ये भी एंगल कितना होगा 45, और ये भी कितना होगा 45, है ना, और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो अब देखो हमें दिख रहा है ना पी क्यू जो होगा, पी क्यू बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब ये आर है ना, तो ये वाला जो लेंथ होगा ये क्या हो जाएगा आर कॉस 45, और अगर तुम पूरा पी क्यू लिखोगे तो कितना होगा 2r कॉस 45 डिग्री, ठीक है। तो हमारा पी क्यू कितना आ गया 2r कॉस 45 डिग्री। अब देखो रेडियस r बराबर क्या होता है एम बी अपॉन क्यू इंटू बी, है ना, तो ये पी क्यू को मैं डी लिख रहा हूँ, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 2r कॉस 45, आर को लिख सकता हूँ एम वी अपॉन क्यूब इंटू बी और कॉस 45 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। टू मास कितना है, मास 1.6 इंटू 10⁻⁻ माइनस का 27 kg। वेलोसिटी कितना है 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻ माइनस का 19, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है 1 टेस्ला, और कॉस 45 1/√2। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो 41 का तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 1, है ना, 0.14 मीटर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना। 42 क्या है, 42 है इन द एक्सपेरिमेंट 42 इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ द कैलमिनेटर शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद द सीरीज रेजिस्टेंस आर बराबर 1000 मीटर। फुल डिफ्लेक्शन कब आता है, जब रेजिस्टेंस कितना लेते हैं हम लोग 1000, है ना, ओम। बिन द शंट, एक शंट लगा दोगे तो उस जाहिर सी बात है कि डिफ्लेक्शन आधा हो जाएगा। कब आधा होता है 91 मीटर का हम लोग शंट कनेक्ट करते हैं तो बाय द हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। अब जो नया सिलेबस ऐड हुआ है उसमें ये हाफ डिफ्लेक्शन मेथड है, तो जो हाफ डिफ्लेक्शन मेथड है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है आर एस अपॉन आर माइनस ए। आर क्या है वो जब वो फुल डिफ्लेक्शन दे रहा था उस टाइम का रेजिस्टेंस, और एस क्या है शंट। तो हमारा क्या आ जाएगा जी बराबर हो जाएगा क्या, आर कितना है 1000 और एस कितना है 91, और ये हो जाएगा 1000 माइनस 91। इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 100 ओम के बराबर। तो ये तो हो गया क्या 42 नंबर। 43 देखते हैं। 43 में बस बताना है कि 43 में क्या होता है कि 43 में बताना है कि के ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड फॉर। तो के को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, के क्या है मेरिट, है ना। तो गैल्वेनोमीटर ये भी नए सिलेबस का पार्ट है जो ऐड हुआ है, उसमें क्या है के को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। जो के होता है वो क्या होता है कि जो के होता है वो क्या होता है करंट रिक्वायर्ड टू द 1 यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए, है ना। इफ द करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट डिफ्लेक्शन इन द स्केल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, मतलब कि 1 यूनिट डिफ्लेक्ट होने में जितना स्केल शो करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट, है ना। के ये भी एडिशनल पार्ट का सिलेबस है, और 44 और 45 भी वही है, ठीक है। तो मैं ये दोनों छोड़ रहा हूँ, आप लोग पढ़ के खुद से कर लेना। बाकी जो अच्छे क्वेश्चन थे मैंने करा दिए हैं, ठीक है। आप इसको एक बार जरूर रिवाइज करो, ठीक है, नोट्स में। और अगर कोई क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वाला जब पेपर होगा, या एडिशनल टाइम निकाल के मैं कर दूंगा। तो ये हमारा टेस्ट नंबर कौन सा था, ये टेस्ट नंबर 4 का, ठीक है। ये टेस्ट नंबर 4 का क्या था, सॉल्यूशन था फिजिक्स का, लगभग पूरा हो गया, ठीक है। तो आप अभी कमेंट करके अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स एंड शेयर कीजिए, और शेयर ज़्यादा करो आप लोग, है ना। आपके दोस्त हो या कोई भी हो, आपके ब्रदर सिस्टर्स हो, तो उससे शेयर करो। तो शेयर करने से क्या होगा कि मेरा भी मन बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए टेस्ट सीरीज का ला पाऊँगा वीडियोस। चलिए, थैंक यू।